रिकॉर्ड द वीडियो। बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, 6 लोग हैं। चलिए, बहरहाल तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस, कल का लेक्चर ज़रा बस समझिए मुश्किलों से हुआ क्योंकि सर ट्रैफिक में फंस गए थे और फिर नहीं, एक क्लास के फ़ौरन बाद एक मीटिंग थी तो आई नीड टू रश। तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ क्योंकि लोग थोड़े से हैं और कल थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने प्रोसेसेस पढ़े, स्पेशलाइज रोल पढ़े और थोड़ी सी डिज़ाइन पढ़ी हमने, डीएफडी पढ़ा, यूज़ केस पढ़ा और हम सॉफ्टवेयर कोडिंग नहीं पढ़ रहे हैं। कोडिंग हमने किसी और कोर्स में पढ़ी होगी, डेटाबेस किसी और कोर्स में पढ़ा होगा। अब हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, अब हम टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जब एक लार्ज टीम का पार्ट होंगे तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब आप जाएंगे तो यू शुड नो फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, तो थ्योरी में आपको पता होना चाहिए यूनिट का क्या मतलब है, कंपोनेंट का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमने कल ये पढ़ा था कि एनी डेवलपर whoever develops a small code which can be test। ठीक है, ये आपने एक दिन में बनाया है या 3 दिन में बनाया है, हो सकता है कि कोड इतना बड़ा हो कि आपने 3 दिन में बनाया हो। तो आप उसको बनाने के बाद उसकी लॉजिक चेक करते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसको फलानी जगह से डेटाबेस उठा के यहाँ ले आना चाहिए था या जो भी है इसके अंदर, ये फलानी रिपोर्ट बन गई थी तो इसको फलाने फलाने टेबल से उठ के आना चाहिए था और ये दिखाना चाहिए था। तो वो फंक्शनैलिटी आप चेक करते हैं, वो रिस्पॉन्स आप चेक करते हैं, तो दैट इज यूनिट। ठीक है, फिर कंपोनेंट क्या है? अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ, मॉड्यूल नहीं है एक्चुअली, ये मॉड्यूल मैंने बाद में लिखा था, इट्स नॉट मॉड्यूल। ठीक है, तो कंपोनेंट ये है कि आपने रोजाना यूनिट बनाया और चेक किया और 4 दिन 5 दिन के बाद आपने एक साइजेबल कंपोनेंट बना लिया है जो कि रिपोर्टिंग दे रहा है। तो एक रिपोर्ट नहीं है, आपने 4 रिपोर्टें बना ली हैं, तो उसका कंपोनेंट को लगा के ऐड करना है, उसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो दैट बिकम्स कंपोनेंट। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जी 3-4 डेवलपर हैं और जो काम कर रहे थे और हफ्ते भर उन्होंने काम किया है तो उन्होंने एक कंपोनेंट डेवलप कर लिया है। ठीक है ना, तो ये 3-4 लोगों की 4-5 दिन की कंपोनेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद क्या है? अच्छा, ये कोई यूनिट, कंपोनेंट और इंटीग्रेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, कि जी इतना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो, इतना हो। तो कॉन्सेप्ट्स हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपके यूनिट और कंपोनेंट सही चल रहे हैं और आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट से जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि इसमें जो पैरामीटर पासिंग हो रही है, डेटा पास हो रहा है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमने देखा था। मैं डायग्राम पे ले जाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है यूनिट। तो एक्चुअली ये प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर प्रोग्राम कर रहे हैं, यूनिट बना रहे हैं 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। दैट्स अ स्मॉल पीस ऑफ कोड दैट कैन बी टेस्टेड। ठीक है, फिर इसको जोड़ के 3 लोग हैं उनको कंपोनेंट बना लेंगे या एक ही आदमी 3 दिन में काम करके इसका कंपोनेंट बना देगा। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट यू हैव। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल है, या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक ईआरपी बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं। सेल्स का मॉड्यूल है, परचेज का मॉड्यूल है, प्रोडक्शन का मॉड्यूल है, फाइनेंस का मॉड्यूल है। तो दीज आर द मॉड्यूल्स। ठीक है, तो आपके पास टीम है जो अलग अलग बना रही है और बनाते जाएगी। तो इनको अलग अलग टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, यानी आप जो कुछ बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं, इसको कहते हैं बॉटम अप। ठीक है, बॉटम अप का क्या मतलब है? थोड़ा सा बनाया, उसको टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा बनाया, फिर उसके ऊपर एक कंपोनेंट बना दिया, मेन्यू बना दिया, उसमें ये सारी चीजें जोड़ दी। ठीक है ना, दैट्स बॉटम अप। ठीक है, तो ये तरीका है। इसकी हम डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, यूनिट इज ए स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट टेस्टेबल पार्ट जो एक प्रोग्रामर बनाएगा। ठीक है ना, तो ये उसकी डेफिनेशन है। तो सर अगर डेफिनेशन पूछ ले तो याद होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें कोई नंबर ऑफ लाइंस नहीं है। ठीक है,
ठीक है, तो ठीक है, ये कॉस्ट सेविंग करता है। क्यों कॉस्ट सेविंग करता है आपके ख्याल में, क्यों कॉस्ट सेविंग करता होगा? इसलिए सेव करता है जनाब के देर आर टू अप्रोचेस, बिग बैंग एंड देन टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो बिग बैंग का मतलब है कि आप एप्लीकेशन पूरी बनाएंगे और फिर चेक करेंगे। तो ऐसा बहुत रिस्की है कि आप पूरी एप्लीकेशन बनाएं और उसमें कोई टेस्टिंग ना करें, और आखिरी वक्त में फिर जब टेस्ट करें तो बहुत सारे बग्स आए, फिर आप उसको रीडू करें, रिपेयर करें। ठीक है, तो गुड प्रैक्टिस इज आप थोड़ा सा बनाएं और फिक्स करते जाएं, बनाएं और फिक्स करते जाएं। तो उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है और फिर अर्ली स्टेजेस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो वो आगे तक नहीं जाता है। पता नहीं चलता है ना, आपने बग है और दूसरे से जोड़ दिया, फिर बग है दूसरे से जोड़ दिया, तो फिर पता नहीं कहाँ से। तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फिक्स करना, पूरे सोर्स कोड को चेंज करना। ठीक है, तो दैट सेव्स द, ठीक है, तो दैट्स अ गुड अप्रोच। जो प्रैक्टिस हो गई है उनके बाद के जी आप थोड़ा थोड़ा बनाते जाएं, चेक करते जाएं। ठीक है, तो स्मॉल कंपोनेंट को टेस्ट करना आसान है, उसकी बाउंड्रीज को, लेकिन आपको सबको रख देंगे उसमें से। यूँ समझ लीजिए कि आपके पास चार क्या कहना चाहिए कि आपके पास छोटा सा एक कोड है, उसमें से अगर बग है तो आप निकाल लें, लेकिन एक बहुत बड़ा कोड है, उसमें बग को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना वुड बी अ टीडियस प्रॉब्लम। ठीक है, सिनेरियो का क्या मतलब है? सिनेरियो का मतलब यह है कि जनाब जब आप एक एप्लीकेशन को चलाते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। मसलन अगर आप एटीएम की मशीन को चला रहे हैं तो पहला सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो है स्टैंडर्ड ऑपरेशन, यानी आप गए, इस एटीएम मशीन में कार्ड डाला, कार्ड एक्सेप्ट हो गया, पिन नंबर डाला, पिन नंबर एक्सेप्ट हो गया, और मशीन के अंदर पैसे थे और वो आ गए। दैट्स अ वन सिनेरियो। ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो क्या है कि कार्ड डाला, कार्ड फंस गया मशीन के अंदर। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो इसको क्या करेंगे? पहला है कि कार्ड चला गया, कार्ड एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन मशीन में पैसे नहीं है। तो दीज आर डिफरेंट सिनेरियोज। तो सॉफ्टवेयर में भी इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज हैं, सारे चला के देख लें। ठीक है, तो दैट्स अ यूनिट टेस्टिंग। फिर आप जोड़ लेते हैं यूनिट्स को और कंबाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, दिस नॉट मॉड्यूल, ये मैंने बाद में लगाया था, तो दिस नॉट मॉड्यूल, कंपोनेंट टेस्टिंग। ठीक है, तो ये कंपोनेंट टेस्टिंग हो गई, यानी एक से ज्यादा आपने चीजों को जोड़ दिया उसके बाद। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद फिर आप इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, जो यूनिट आपने बनाए थे, जो चीज़ें सही चल रही थी, आपकी रिपोर्ट सही चल रही थी, लेकिन अब आपने उसको दूसरे मॉड्यूल से इंटीग्रेट करना है। तो यूनिट सही चल रहा था, अब आप देखना इंटीग्रेशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है, डेटा सही तरह से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये है आपकी। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टू वेरीफाई दैट कॉम्बिनेशन वर्क्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी कि अगर आप एक ईआरपी बना रहे हैं तो पहले तो सेल्स का मॉड्यूल, फिर परचेज का मॉड्यूल। सेल्स के मॉड्यूल में स्क्रीन्स होंगी, रिपोर्ट्स होंगी, डेटाबेस होगी। तो आपने बनाते गए और यूनिट्स को चेक करते गए। ठीक है ना, इस डेटाबेस के टेबल सही बने हैं, उसकी फील्ड सही है, फिर उसमें डेटा पॉपुलेट कर रहे हैं फ्रंट एंड से, तो वो भी सही जा रहा है। उसमें अगर आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं तो सेल्स का सिस्टम में यूनिट यूनिट करके आपने देख लिया, कंपोनेंट देख लिया, उसके बाद आपने मॉड्यूल को देख लिया। अब एक मॉड्यूल बन गया है, दूसरा सेल्स का, दूसरा परचेज का, इसी तरह से बन गया है। अब देखना है कि सेल्स और परचेज के अंदर से इंफॉर्मेशन जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है ना, ये एक दूसरे से इंटीग्रेट है कि नहीं है। तो दैट्स हाउ यू चेक कि आपने सेल्स की है तो डेटा जाना चाहिए, या परचेज किया है तो वो इन्वेंट्री में आ जाना चाहिए। परचेज किया तो पेमेंट वाले उसमें पेमेंट चली जानी चाहिए। ठीक है, ये है। तो दैट्स हाउ यू इंटीग्रेट। तो वेरीफाई करते हैं आपके कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो समझ लीजिए आप एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट है उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया और आपको टेस्ट के लिए दे दिया गया है। तो क्या करना होगा आपको? स्क्रीन रिपोर्ट का फॉर्मेट देखना होगा, उसका रिक्वायरमेंट देखनी होगी, उसके बेसिस पे आपने केस बनाना होगा, टेस्ट केस आपने चेक करना होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अप्रोच क्या है? बिग बैंग, टॉप डाउन, बॉटम अप। ठीक है, तो नॉर्मली बॉटम अप से लिया जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं इसको और भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसको बहुत ही लिमिटेड उसमें, लेकिन अगर पढ़ना चाहेंगे, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया, प्रॉब्ली फ्यू, ठीक है, वीक्स। सिस्टम टेस्टिंग क्या है एज ए होल? एक्चुअली
ये टेस्टिंग नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है कि कस्टमर के पास सही चलेगा नहीं चलेगा। तो उसकी टेस्ट एनवायरनमेंट बनाना, बहुत दफ़ा होता है कि सॉफ्टवेयर सही होता है, टेस्ट एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है। तो टेस्ट एनवायरनमेंट डालना, चीज़ें देखना, हर तरह से उसको चेक कर लेना, ये एक काम है, ठीक है ना। तो सिस्टम एज ए होल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, फंक्शनल टेस्टिंग, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने कल बात की थी कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेमिंग कन्वेंशन, कोडिंग कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। फिर आपने टेम्पलेट ये यूज़ किया था नहीं किया था, उसकी वजह है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसलिए कि सॉफ्टवेयर बनाना और उसको मेंटेन भी करना है, ठीक है ना। तो एक होता है स्पैगेटी कोड, यानी उसका सिरा ही नहीं मिल रहा, पता ही नहीं चल रहा। दूसरा होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से कोड लिखा गया है, उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, उसमें क्लासेस हैं, उसमें सेग्रीगेट किया हुआ है, तो उसको रीड करना बहुत आसान है, उसकी एग्जीक्यूशन को अलग अलग कर दिया गया है। क्योंकि सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होता है, उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना आसान होना चाहिए, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेबिलिटी आसान होनी चाहिए, ठीक है। तो देर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड, देर आर सर्टेन फ्रेमवर्क्स टू बी फॉलोड। ऐसा नहीं है कि आपने मर्जी से कोड कर दिया, फंक्शनैलिटी सही है, लेकिन अगर कोडिंग स्टैंडर्ड को आपने फॉलो नहीं किया है तो कोड रिजेक्ट हो जाएगा एसक्यूए से, ठीक है। तो ये है बात, ठीक है, क्लियर है बात। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स समझ में आ रही है भाई लोग, समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए। फिर आप डिफरेंट सिनेरियोज डाल के चेक करते हैं। थोड़ा सा टेस्टिंग से हटके ज़रा सोचिए, आप घर बना रहे हैं, तो घर कस्टमर को हैंड ओवर करने से पहले क्या करेंगे? आप देख लेंगे जो भी चीज़ें आपकी चेक लिस्ट में हैं, ठीक है ना। दरवाजे सही लगे हैं, खिड़कियां सही लगी हैं, कलर सही हुआ है, फलानी चीज़ सही हुई है, चेक लिस्ट है आपके पास, ठीक है। टेस्ट केसेस हैं, यानी चेक लिस्ट है, ये चेक करना है, रंग चेक करना है, फलाना चेक करना है, टाइल चेक करना है, बाथरूम चेक करना है, सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। क्यों चेक करनी है? इसलिए कि अगर कस्टमर के पास खराब चीज़ गई तो बदनामी होगी। तो हम एक दिन लगा लेंगे, चेक कर लेंगे, एंड बिफोर गिविंग इट टू द कस्टमर विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो इस पे कस्टमर को ट्रस्ट आएगा कि हाँ जी अच्छे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, चीज़ों को बनाते हैं और फिर टेस्ट करके देते हैं, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप? इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर भी है कि सॉफ्टवेयर आपने बनाया और दे दिया कस्टमर को, एक तो ये है। दूसरा ये कि आप प्रोफेशनली एक टेस्ट इंजीनियरिंग की टीम रखी हुई है आपने, जो चेक करती है, उसके पास एक चेकलिस्ट होती है या टेस्ट केसेस होते हैं, कवरेज होती है, और वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो यूनिट करती है, कंपोनेंट करती है, इंटीग्रेशन करती है, उसके अलावा फिर ओवरऑल एक सिस्टम बनाती है। तो दैट इज सेविंग योर फेसेस, सेविंग योर रेपुटेशन, ठीक है ना। एक बहुत बड़े बैंक ने 4 करोड़ का आपको दिया है और 1 साल दिया है आपको, तो और आप, तो यू नीड टू बी बिहेविंग एज ए प्रोफेशनल, ठीक है ना। यानी आपको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें एरर ना हो, आपने सही तरह से टेस्टिंग होती, ये है सिनेरियो, ठीक है ना। अदरवाइज अगर सिस्टम अच्छा नहीं था तो वो आपकी रेपुटेशन को क्वेश्चन मार्क कर देगा और शायद दोबारा से बिजनेस नहीं देगा, ठीक है। समझ में आ रही है? तो रेपुटेशन इज ऑन स्टेक। तो ये एक बहुत जरूरी है कि यू हैव टू हैव दैट एडिशनल टीम जिनको आप तनख्वाह देते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि आपकी रेपुटेशन जो है वो खराब ना हो। तो सॉफ्टवेयर बनता है, उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसको देने से पहले आपको चेक करना जरूरी है। तो सिस्टम टेस्टिंग एक बहुत ही यानी समझ लीजिए कि एफर्ट है जिसमें आप मेक श्योर करते हैं कि सारे, ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोज कवर हो गए हों, ठीक है ना। उसमें डोमेन की नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होती है, पॉसिबल हो तो आप कस्टमर को अपने साथ बिठा लेते हैं। उसके बाद फिर आप सिस्टम को देते हैं यूएटी करने के लिए, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, और वो भी डिपेंडिंग ऑन द साइज महीनों चलता है। यानी महीनों का मतलब ये कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि जब आई वाज हेडिंग द सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ निजान बैंक, तो उसमें हर डिपार्टमेंट को 2 वीक्स के लिए बुलाया जाता था और डेटा एंटर करके उनको चलाया जाता था। तो 4-5 महीने लगे, हर डिपार्टमेंट आता था, बैठता था, चलाता था। गो लाइव से पहले यूएटी होती थी बकायदा, कि आप चला के देखिए आपका सारा डेटा सही है कि नहीं है। इतना बड़ा बैंक है जहाँ अगर 1000 ब्रांचेज हैं और इतने हजार लोग हैं, तो बिफोर गो लाइव यू मेक श्योर। तो सिस्टम टेस्टिंग अलग से होती है, उसके अलावा यूएटी होती है, ठीक है। तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द रिस्क यू हैव, ठीक है, ठीक है। चलिए जनाब, सिस्टम टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स होती है, हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या होती है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर के को इंटरनली नहीं देख रहे हैं,
सिर्फ आप उसकी बिहेवियर को देख रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, कौन सा एल्गोरिदम लॉजिक लिखी है, ये आप नहीं देखते हैं, आप उसको सिर्फ उसके बिहेवियर को देते हैं। तो फॉर यू सिस्टम इज ए ब्लैक बॉक्स, ठीक है। आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसका बिहेवियर को देखते हैं, उसकी रिस्पॉन्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हैं आप कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कस्टमर जिस तरह से चलाएगा, डेटा एंटर करेगा, चला चला के देगा, उस तरह से चलाते हैं, ठीक है। इट वैलिडेट्स बोथ एप्लीकेशन का आर्किटेक्ट और बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर आपको याद हो कि हम जब एसआरएस बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ठीक है, फिर हमने अभी टेस्टिंग के लेवल पढ़ लिए, छोटा लेवल यूनिट, उसके बाद कंपोनेंट, उसके बाद इंटीग्रेशन, ये 3 लेवल हो गए। उसके बाद फिर पूरा सिस्टम, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। और इसको हम क्विकली रन थ्रू कर लेते हैं। और मैंने बताया था कि प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है कल, और प्रोजेक्ट क्या चीज़ होती है। किसी को याद है, कोई बताएगा सर को कि प्रोडक्ट क्या होती है और प्रोजेक्ट क्या चीज़ होती है? दोनों की टेस्टिंग की टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है। किसी को फर्क मालूम है? कल बताया था सर ने। एनीबॉडी वुड लाइक टू रिपीट? कोई सर को बताना चाहेगा? नहीं बताना चाहेगा, चलिए तो सर खुद ही बता देते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट वो है जब कस्टमर आपके पास आता है और कहता है मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं और उस स्पेसिफिक कस्टमर के प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। वो प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट है। उस आदमी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के मसले को हल करना के लिए प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है। तो जो भी उनका प्रॉब्लम है उसको आप नॉर्मली आप ऑटोमेट करेंगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है, मसले को हल करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन भी यही है कि उसका यूनिक ऑब्जेक्टिव होगा और वो सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये है। प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। प्रोडक्ट में होता है कि आप एक जनरल सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, बड़ा सॉफ्टवेयर ही रहे लेकिन जनरल एप्लीकेशन बना रहे हैं जो बहुत सारे कस्टमरों के लिए चलेगी। तो बहुत सारे कस्टमर की नीड आपको पता होनी चाहिए। कोई आपके पास स्पेसिफिक कस्टमर नहीं है लेकिन आप, या जरूरी नहीं है बहुत सारे हो, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं जिनको आप टारगेट करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है और इसकी शदीद ज़रूरत है, तो हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है उसमें रिस्क होता है कि ये प्रोडक्ट बनाए 2 साल में, 1 साल में ना बिके तो आपके करोड़ 2 करोड़ रुपए जो लग गए इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स, टाइम और ये सारी चीजें, जाहिर सी बात है अगर आप 10-15 लोगों को बिठा के 1 साल डेवलप करवा रहे हैं तो कॉस्ट लगेगी। तो दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट छोटी भी हो सकती है, प्रोडक्ट बड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। और कुछ प्रोडक्ट जनरलाइज हो सकती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोडक्ट बनाता है वो जनरलाइज होती हैं। पहले वर्ड, पावर पॉइंट या और एक्सेल बनाया करता था, फिर उसको उन्होंने कंबाइन कर दिया और उसको एक्सेल कह, सॉरी, एमएस ऑफिस कह दिया, ठीक है। इस तरह की प्रोडक्ट हैं। और गूगल के उस पर बहुत सारी आपको मिल जाएंगी छोटी छोटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को विजिट करते हैं और बिजनेस कार्ड ले लेते हैं और कार्ड फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है कार्ड फाइल फिजिकल बनाते हैं, एक तरीका ये है कि आप कार्ड फाइल इलेक्ट्रॉनिकली तस्वीर लेते जाएं और लगाते जाएं, उसके कैरेक्टर से ABC जिस तरह आप करते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल आपकी फाइल बनती है, तो इसी तरह से आप बनाते जाएं कंपनी के नाम से। तो वो एक छोटा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जनरलाइज एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसकी टेस्टिंग अलग होती है उसके लिए, क्योंकि वास्ट ऑडियंस चाहिए, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट को एक बहुत वास्ट ऑडियंस चाहिए, बहुत स्पेसिफिक नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं कि उसकी टेस्टिंग बहुत क्रिटिकल होती है। तो पहले तो इंटरनल टेस्टिंग करते हैं, इसको हमने कहा था अल्फा करते हैं। उसके बाद वो कस्टम जो है ना, वो प्रोडक्ट जो है ना रिलीज कर देते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, लोकेशन में, या तो मुल्क में, अमेरिका में कर दिया और खास लोगों को कर दिया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने और उस पर लाइसेंसिंग नहीं है, ठीक है। यानी एक होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट चेक करेगा आपने खरीदा है कि नहीं खरीदा, लाइसेंस है कि नहीं है, कोर्ट से चेक करेगा। बीटा वर्जन आपको दे दिया जाता है, आप चेक करिए और रिपोर्ट करिए सही है क्या नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी प्रोडक्ट के ऊपर होती है और नॉर्मली अब नहीं यूज होती है। यानी अब सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको बीटा वर्जन नहीं देते हैं नॉर्मली, बस स्पेसिफिक लोगों को देते हैं।
ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अल्फा टेस्टिंग है जो भी सर ने बताई है। प्रोडक्ट समझ में आई, तो प्रोडक्ट को पॉसिबल मार्केट सेगमेंट, पॉसिबल जो यूजर्स हैं उनको जहन में रखते हुए, उनकी डिमांड को, उनकी नीड को देखते हुए हम इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपको। फॉर एग्जांपल SAP है, तो SAP में फाइनेंस के लोग, SAP में प्रोडक्शन के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको उस तरह से चेक करेंगे। बीटा टेस्टिंग क्या होती है, ज़रा पढ़िए। पानी पी लो। ठीक है, इसको फील्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। फील्ड क्यों है? ये कस्टमर को दे दी जाती है, ठीक है, और आप चलाइए, और चलाने के बाद 15 दिन 10 दिन, और फिर हमें बताइए कोई एरर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये रियल एनवायरनमेंट में यूजर पर्सपेक्टिव पे आप चलाइए, और फिर आप जो भी एरर है उनको रिपोर्ट करिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली बीटा रिलीज कहलाती है। बीटा रिलीज तो कस्टमर को दिया जाता है, उसका नाम लिया जाता है, उसका ईमेल, फिर उसे हफ्ते 10 दिन बाद मांगा जाता है भाई क्या क्या एरर्स आए थे। तो ये ठीक है, तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज अल्फा बीटा। लेकिन अब अगर आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, अगर आप बना भी रहे हैं, तो आप लैब टेस्टिंग करेंगे, और कस्टमर को नॉर्मली नहीं दी जाती। ठीक है, डॉग टेस्टिंग जिसमें कोई प्लान ना हो, कोई टेस्ट केसेस ना हो, हियर एंड देयर आप चेक कर लें डाल डाल के, तो दैट इज कॉल्ड डॉग टेस्टिंग। तो नॉर्मली जो हमारे यहाँ FIPs होते हैं, उसमें यही होता है कि हम कोई टेस्ट प्लान नहीं होता, कोई टेस्ट केसेस नहीं होते। ठीक है, और हम कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं होती हैं, तो हम बस उसको चेक कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डॉग टेस्टिंग। बैक एंड टेस्टिंग क्या है? बैक एंड टेस्टिंग जब आपने कोई एक तो पूरा सिस्टम बना लिया, उसके बिहेवियर को चेक करें, तो नॉर्मली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो स्क्रीन नज़र आ रहे हैं, रिपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं। जब चलाएंगे ना, तो यही नज़र आएगा आपको, और इसमें आप डेटा डाल के देखेंगे। लेकिन बैकएंड में वो सेव हो रहा है कि नहीं सेव हो रहा, तो आपको डेटाबेस तो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो फिर ये टेस्टिंग भी ज़रूरी है। तो आप चेक कर लेते हैं कि जो भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो डेटा स्टोर कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो आप क्या करते हैं, फ्रंट एंड को हटा देते हैं, और फिर आप डेटाबेस में जाके क्यूरी लगाते हैं डेटा डालने के बाद कि जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर वो सही भी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप जाके देख लेते हैं उसमें पॉपुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो उसमें कनेक्शन देख रहे हैं कि जनाब सही तरह से कनेक्टेड है कि नहीं है, और उसमें ठीक है, तो आप क्यूरी रन कर लेते हैं, जो भी SQL की क्यूरी है, आपको दिख जाता है कि डेटा कहीं जा तो नहीं रहा। ठीक है, तो ये है। और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो फ्रंट एंड है वो सही तरह से कनेक्टेड है और डेटाबेस में सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी बैक एंड की टेस्टिंग होगी। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी अब ये है कि जिस तरह से आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक होती है डेस्कटॉप, एक होती है वेब बेस्ड, और एक होती है मोबाइल फोन। तब जो एप्लीकेशन बनती है नॉर्मली तीनों प्लेटफॉर्म के लिए होती है। ठीक है ना, तो डेस्कटॉप भी चाहिए और वेब बेस्ड भी चाहिए। तब नॉर्मली अगर वेब बेस्ड है तो उसको हर ब्राउजर से खुल जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू चेक, इस ब्राउजर से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, दूसरे ब्राउजर से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी से नहीं खुल रहा है वो स्पेसिफिक, तो आपको उसको कंपेटेबल बना लेना चाहिए। बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी क्या चीज होती है? बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी ये होती है कि आप पढ़िए जरा, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, कोई कंपनी है जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट या कोई और कंपनी है जो नया वर्जन रिलीज किया है किसी चीज का। माइक्रोसॉफ्ट ने MS ऑफिस का नया वर्जन रिलीज किया है आज। ठीक है, तो फलाना फलाना उसका नाम है। तो जो आज रिलीज किया है, तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की पुरानी वर्जन के फाइल्स पड़े हुए हैं। ठीक है ना, मेरे पास वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की पार्ट दी है, वो पुराने वर्जन में है। वो वर्जन 10 में मैंने बनाई थी या वर्जन 7 में बनाई थी। तो जो नया वर्जन मैंने खरीदा है, तो पुरानी फाइलें
उससे रीड हो रही है कि नहीं हो रही, उससे कंपेटेबल है कि नहीं है, सारी चीजें। तो ये हमें चेक करने की जरूरत है। तो कोई एप्लीकेशन जब लॉन्च होती है तो उससे पहले बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर सैप है या कोई और बड़ी कंपनी है प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो आपको, या अगर मैंने बैंक को एक नया वर्जन, एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ 3 साल पहले और 3 साल में नया वर्जन बना के उनको दिया है, तो उनका डेटा जो है वो वैसे ही कि वैसे प्लग इन हो जाना चाहिए उस एप्लीकेशन के अंदर। वो एप्लीकेशन लेयर अलग होगी, डेटाबेस की लेयर अलग होगी, ठीक है ना। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीजें, डेटा टेबल, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फाइल, सारी चीजें, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि पुराना वर्जन यूज कर रहे थे सैप का, अब नया वर्जन आ गया है, इसी तरह से कोई और चीज, तो दैट शुड बी बैकवर्ड कंपैटिबल। क्यों? इसलिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो एप्लीकेशन भी ले और वो पुराना 5 साल का डेटा दोबारा से डलवाए और फिर उसको चेक करे। तो दोबारा से डेटा डालने की एक कॉस्ट है और फिर उसको चेक करने की एक कॉस्ट है, महीनों लगेंगे उसको वेरीफाई करने में, तो वो कोई नहीं लेना चाहता। एक दफा टेस्ट हो गया है, जैसे आपकी वर्ड की फाइल है, ठीक है, सही है बिल्कुल, लेकिन आप नया वर्जन देंगे तो खुद खुल जाएगी, अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है सही खुल रही है। तो एक एक में अगर मेरे पास 3 साल की फाइलें हैं तो मैं एक एक फाइल खोल के देखूं सही है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है फॉर एग्जाम्पल, 15 लाख लोगों का 15 साल का या 10 साल का या 5 साल का डेटा है, तो ये भी इट्स अ ह्यूज डेटा, ठीक है ना। तो पूरे पाकिस्तान का 5 साल का डेटा या 3 साल का डेटा, ठीक है, तो वो कौन एंटर करेगा? तो वो एंटर करने के लिए जाहिर सी बात है आप पुराने सिस्टम को उठा लें, उसे डायरेक्ट कनेक्ट जाना चाहिए, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक अलग चीज है, लेकिन यूजर की इंटरफेस यानी किस तरह से वो स्क्रीन्स को चलाएगा, किस तरह से वो डिफरेंट चीज़ों को लॉग इन करेगा, चीज़ें देखेगा। जिस तरह का मेन्यू नज़र आ रहा है आपको, तो मेन्यू एक टॉप डाउन मेन्यू है, उसको तो किस तरह से चलाएगा, किस चीज़ के लोग आती हैं, कौन सी चीज़ें उनको ज़्यादा बेहतर लगती हैं, तो ये आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए मॉक स्क्रीन करते हैं, और मॉक स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के बैकग्राउंड के हिसाब से देखते हैं कि भाई उनको क्या चीज़ अभी पहले यूज कर रहे थे 3 सालों से 4 सालों से, तो उसी से क्लोजर होनी चाहिए जो मॉक जो स्क्रीन है आपकी ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो साइज ऑफ द बटन, इनपुट कैसे था, जो पहले देखते रहे थे उसका आदि इंसान का जो माइंड है ना, वो अनलर्निंग एंड न्यू लर्निंग नहीं करना चाहता है, ये इंसान की फितरत है। तो जो चीज उसको आती है उसी को वो कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी साइंस है इसकी, ठीक है। नेविगेशन कैसे थी, मेन्यू कैसे था, ये सारी चीजें तो आपको ठीक है। तो जो चीज आपको आती है, जो चीज आप करते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। कस्टमर का माइंडसेट, कस्टमर की हैबिट, कस्टमर की पुरानी आदतें, उनको देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यूजेबिलिटी, अच्छा, यूजेबिलिटी में जो डेवलपमेंट टीम है वो यूजेबिलिटी नहीं होती है, इसके अलग एक्सपर्ट्स होते हैं जो नॉर्मली ग्राफिक्स को समझते हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। तो यूजेबिलिटी का एक बाकायदा, जिस तरह बड़ी एप्लीकेशन है, सैप हो गई, विंडोज हो गई, तो आप देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन है स्क्रीन और मेन्यू आपको बहुत सिमिलर लगेंगे, यानी वाइट और ग्रे और इस तरह के कलर्स, ठीक है ना। तो ये किसी वजह से है, ठीक है, यानी ये लाइट कलर्स और ये सारी चीजें। तो ये इंसान के बिहेवियर को देखने के बाद यूजेबिलिटी होती है, ठीक है। जिस तरह अगर आप गूगल को देखेंगे, गूगल इज अ वेरी वेरी पावरफुल सर्च इंजन, लेकिन एक डब्बा है, आपको नजर आता है, इसमें आप एंटर करते हैं और वो जो आप डाल रहे होते हैं तो बहुत सारी सजेशन आ जाती है, तो उसका यूजेज बहुत आसान है, ठीक है ना। इसी तरह से एप्लीकेशन का यूजेज बहुत आसान होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, ठीक है ना। यानी अगर मैं फेसबुक बना रहा हूँ और एक बहुत ही पूरी दुनिया के सारे लिटरेट एंड इनलिटरेट मतलब नॉर्मल लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसका यूजेज कुछ और होगा, उसकी यूजेबिलिटी कुछ और होगी। लेकिन मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ नासा के इंजीनियर्स के लिए, तो दैट सी बात है, उसकी यूजेबिलिटी कुछ और होगी, उनकी बैकग्राउंड और सारी चीजें, ठीक है। ठीक है जनाब, अब जरा हम देखते हैं टेस्ट इंजीनियर के फंक्शन को, कि अब मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है बैंकिंग की या एक बहुत बड़ी बिजनेस एप्लीकेशन बनाई है बैंक की, और मैंने बैंक को जाके देनी है। तो देने से पहले मैं क्या करूंगा? मैंने एप्लीकेशन बना दी है, फंक्शनैलिटी सही है, लेकिन उससे पहले मुझे
कुछ और भी चेक कर लेना चाहिए, विच इज नॉट फंक्शनैलिटी, विच इज नॉन फंक्शनल। यानी जब मेरे पास तो सही चल रहा था, मैं बैंक को दूंगा तो वो 10 साल का डेटा और इतने सारे लोगों का चलाएगा, तो फिर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें परफॉर्मेंस डिग्रेड तो नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी, सॉरी एक रिपोर्ट बनाई थी, बिल्कुल हमारे यहाँ सही चल रही थी, जब बैंक को दी या जहां पर डेटा बहुत ज्यादा था तो वहां सो गई, 5 मिनट के बाद वो रिस्पॉन्स दे रही थी। इसका मतलब है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इम्प्लाइड होती हैं। ठीक है ना, तो इम्प्लाइड चीजों को समझना जरूरी है आपको, एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको समझना जरूरी है कि व्हाट आर इम्प्लाइड। मसलन जैसे रियल लाइफ में अगर आप किसी तंदूर की दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे 10 रोटियां दे दो, ठीक है, तो एनी पॉसिबिलिटी कि वो 8 रोटियां सही दे दे और 2 जली हुई दे दे, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? कोई जवाब देगा सर को? सुन रहे हैं मेरी बात या सारे लोग लिहाफ ओढ़ के बैठे? Yes, sir. है पॉसिबिलिटी आप तंदूर जाएं और उसको बोलें 10 रोटी दे दो तो वो 8 सही दे और 2 जली हुई दे दे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? नो। 10 रोटियां सही देगा। आपने तो नहीं कहा था सही वाली रोटियां दो, आपने तो कहा था 10 रोटियां दे दो। ठीक है, तो जली हुई रोटियों को साइड पे रखेगा और आपको सही वाली रोटियां देगा। तो व्हाट इज इम्प्लाइड? व्हाट वाज इम्प्लाइड इन योर स्टेटमेंट? जो आपने कहा था 10 रोटियां दे दो, इम्प्लाइड ये था कि जनाब सही रोटियां दोगे, जली हुई अपने पास रखोगे, उसके लिए थोड़ी मैं पैसे दे रहा हूँ। तो यहां पर भी ऐसे ही है। परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ये तो मैंने फंक्शनैलिटी में नहीं बताया, लेकिन बहरहाल एज ए इंजीनियर आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप दर्जी के पास जाएंगे, ये थोड़ी बोलेंगे कि अच्छा वाला धागा लगाना, और ये तो इम्प्लाइड है ना कि भाई फटना नहीं चाहिए, बटन टूटना नहीं चाहिए, सिलाई उधड़नी नहीं चाहिए, इम्प्लाइड है ये। आप उसको बताएंगे कि भाई अच्छी सिलाई करना। ठीक है, तो कुछ चीजें इम्प्लाइड है, तो रिस्पॉन्स, परफॉर्मेंस, कुछ चीजें इम्प्लाइड है अगर आप एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं। तो लोड ले लेना चाहिए उसको जो हमारा है, तो हमारे लोड का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले जमाने में नहीं चेक होता था, लेकिन अब क्योंकि सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी इतनी हाई हो गई है, डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई हैं कि सारे काम आपको एज ए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने होंगे। ठीक है, तो अपने लोड देखना होगा कि कितना ले सकता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो आपकी बैंक है उसमें 500 यूजर हैं, तो आप बनाएंगे और फिर आप देखेंगे 400 का, 200 का लोड आपने तो बनाया था, तो आप लोड नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए जिससे आप नंबर ऑफ यूजर्स का लोड दे सके। वो लोड देखें, फिर उसके बाद डेटाबेस का लोड दे के देख सकें। ठीक है ना, तो ये आप लोड दे के देखते हैं कि इतना उठा भी लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो देर आर सर्टेन टूल्स, तो कुछ ओपन सोर्स हैं, अपाची, जेमीटर, लोड रनर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये सारे टूल्स हैं जिसको आप लगा के लोड चेक करते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज मैंडेटरी। फिर इसी तरह से आप ये देखते हैं कि सिस्टम कहाँ तक चल पाएगा, कहाँ जाके वो क्रैश करेगा, कहाँ जाके उसकी लिमिट से आगे निकल जाएगा। तो बहुत हैवी लोड देके आप उसकी एक्सट्रीम को चेक करते हैं, कब सिस्टम फेल कर जाएगा, कब रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, कब वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप चेक करते हैं। पुटिंग ए लार्ज नंबर बियॉन्ड स्टोरेज कैपेसिटी, आप देखते हैं होगा भी नहीं होगा, फिर कॉम्प्लेक्स क्यूरीज चला के देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज जिस तरह बैंक में होता है, उनको मालूम होता है कि जनाब ये नॉर्मल ऑपरेशन आपका चलेगा और ये सारी चीजें, लेकिन ये वाली जो क्यूरी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आधे घंटे में लगेंगे और ये वाली 4 घंटे में लगेंगी, तो आप शाम को चला के लग जाइए और सुबह आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपको मालूम होता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है सिस्टम के बस वो चले जा रहा है चले जा रहा है, तो ठीक है ना, तो यू नीड टू डू दैट स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, परफॉर्मेंस विच इज नॉन फंक्शनल, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस विद इन एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। ठीक है, आप एक रिपोर्ट निकालते हैं तो नॉर्मली लेस देन अ मिनट चल जानी चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर रिपोर्ट की लॉजिक सही नहीं है और वो डेटाबेस में जाके ढूंढ रही है, तो लार्ज डेटा में उसको टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, अब ठीक है कंप्यूटेशन बहुत अच्छी हो गई है, मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं, फिर भी अगर आपने बहुत बड़ा डेटा उठाया तो ठीक है, इसको यूँ समझ लीजिए कि आपकी लॉजिक, अभी डेटाबेस में पढ़ा होगा आपने, अगर आप एक आदमी को ढूंढना चाहते हैं तो किसी मोहल्ले में,
तो स्ट्रीट नंबर से शुरू करेंगे, 1 2 3, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर आप कोई टेक्निक यूज करेंगे कि आप चेक करेंगे कि जी नहीं इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता।